आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, सो यस, अब फ्रेंच लैंग्वेज में देख रहे थे, आपको बॉन्जोर का मतलब चाहिए था। कैन सिंपली टाइप दिस, ये देखो, पहला ही जैसे ही मैंने अभी बी दिखते ही उसने बॉन्जोर मुझे दिया, एंड आई वाज एबल टू ट्रांसलेट इट। बॉन्जोर का मतलब है हेलो हेलो। सी सी, मैं अभी तक सिंपल बेसिक चीजें यूज कर रहा हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप में से जितना साइंस बैकग्राउंड के हैं या जिन्होंने साइंस एटलीस्ट पढ़ी थी और थोड़ा बहुत भी याद है, तो आपको ये आज का आंसर पता होगा। बट नहीं पता, सिंपली आपको ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखना है वहां पे गूगल पे। वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, जैसे सिंपली कॉपी करो एंड यू विल गेट योर आंसर। सर कॉपी करने से भी पता कर सकता है ना, आजकल गूगल लेंसेज का फीचर है। पटन, गूगल लेंसेज। हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन यूज दैट। गूगल लेंस यू कैन यूज, राइट। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जैसे ही आप लिखोगे, राइट, देखो ये जो आपके सामने स्टेटमेंट्स आ रही है, आपको स्टेटमेंट्स अगर नहीं चाहिए, स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो आप उसके बारे में you can actually search more for it, right? So in fact, आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली कहूँ विकीपीडिया पे सर्च करना है या स्टेट्स हटा दूंगा, जैसे ही मैं लिखूंगा, मैं गूगल पे सर्च करूंगा, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन मिल जाएगा वहीं पे। ये रहा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट वाज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखी है? अगर आपको ये पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एक्चुअली यू नीड टू नो वन थिंग कि आपको कहीं ना कहीं आपका जनरल नॉलेज बहुत खराब है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर बुक है। बट स्टिल, जैसे ही आप इस डेविड कॉपरफील्ड को सर्च करना शुरू किया था, उसने देखो सजेशन में ही लिखा है नॉवल बाय चार्ल्स डिकन। अगर उसे सर्च करते हो, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है चार्ल्स डिकन का नाम आ जाएगा तुरंत। अगर आपको चार्ल्स डिकन कौन था नहीं पता, यस, तो प्लीज़ थोड़ा सा अब अपने लैंग्वेज के बाहर की बुक्स को भी थोड़ा सा एटलीस्ट, भले पढ़ो ना पढ़ो, एटलीस्ट बेसिक जो मेजर फेमस राइटर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली फ्लाइंग रानी, ऑल यू नीड टू सर्च इज दिस, फ्लाइंग रानी। मैंने लिखा फ्लाइंग रानी, ऑफ कोर्स मुझे ट्रेन का पूरा शेड्यूल मिल गया, और वहीं पे दे रहा है कि मुंबई सेंट्रल टू सूरत जा रही है ट्रेन। यस द आंसर। अब देख रहे हो, मैं कहीं पे भी, मुझे बहुतों के आंसर्स पता है, बट मैं नहीं देख देख अपना दिमाग नहीं लगा रहा, क्योंकि ये असाइनमेंट आपको अपना कॉमन मतलब ना ही अपने जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए था, ना ही आपका कॉमन सेंस टेस्ट करने के लिए था। ये असाइनमेंट था कि गूगल पे अपने चीज़ों को सर्च करना है। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। सिमिलरली जब आप इसे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, आपको सिंपली कोविड केस, फर्स्ट कोविड केस इन इंडिया। इसे आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। सबसे पहले पेज पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इट वाज रिपोर्टेड इन केरला ऑन दिस डेट, 27 जनवरी 2020। सो हमारा आंसर वहीं पे है। सिमिलरली नेक्स्ट उसमें आपको सिंपली माधुरी दीक्षित को सर्च करना है, आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। अगर आप पूरा टाइप कर दोगे वहां पे या पूरा कॉपी कर दोगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित वाज बोर्न इन विच ईयर, आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और आंसर भी आपके पास मतलब आप, इट्स गोइंग टू क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वहां पे आपको एक्चुअली सिंपली उसको सर्च करना था। जैसे ही आपने सर्च किया, आपको विकीपीडिया पे मिल गया, विकीपीडिया पे आपको उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वहीं पे उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मिलते ही आपका आंसर हो गया, आपको कुछ और नहीं करना था। स्ट्रेट ऑफ हैदराबाद इंडिया में कब शामिल हुआ? सिंपली
हैदराबाद स्टेट, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो इंडिया में कब शामिल हुआ? तो अगर आप ध्यान से देखोगे दो चीजें आपको मिलेंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक था हैदराबाद स्टेट का ये वाला लिंक मेरे पास आ रहा है, और एक हैदराबाद स्टेट का ये वाला लिंक आ रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। ये स्टेट जो बता रहा है वो इंडिया के अंदर की उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। इसको, इस आर्टिकल को ध्यान से ऊपर देखो। दिस आर्टिकल इज अबाउट द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, जहाँ पे 1948 तक वो प्रिंसली स्टेट था, और फिर 1948 के से लेके 1956 तक वो इंडिया का स्टेट बना, राइट। तो इधर से ही आपको पहले इसी लाइन को पढ़ते ही पता चल रहा है कि 1948 में वो इंडिया में ज्वाइन आ चुका है आके। मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। अगर मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मुझे और इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, राइट। मैं एनेक्सेशन की बात देखूंगा तो मुझे पूरा क्लियर हो जाएगा कि देखो, ये था सितंबर 1948 में, दिस वाज हैपेंड, पूरी पूरी डिटेल्स उसकी मिल जाएगी मुझे। बट मैं उस पर नहीं जा रहा, मुझे आंसर मिल चुका है। इट्स द आंसर इज 1948। लार्जेस्ट ऑर्गन, सिंपली सर्च करो। इस क्वेश्चन को कितने आप में से कितने लोगों ने सर्च किया था और कितने लोगों ने अपने हिसाब से बस पता था इसलिए लिख दिया आंसर? आप में से ज्यादातर लोगों ने सिंपली से लिख दिया क्योंकि आपको लगता था इसका आंसर ऑक्सीजन। सर्च किया, सर्च 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 किया सर। सर सर्च किया, सर सर्च कार्बन है सर इसका। इसका अगर जिसने सर्च किया है उसे पता चल जाएगा इसका आंसर कार्बन है। और Yes, अगर sir. जिसने अपना दिमाग लगाया है कि ऑक्सीजन ही होना चाहिए तो आपने ऑक्सीजन लिखा, और ज्यादातर लोगों ने एक्चुअली इसका गलत आंसर मार्क किया। एंड आई कैन टेल यू कितने लोगों ने गलत आंसर मार्क किया। ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, बट आई विल जस्ट टेल यू। आप में से 72% लोगों ने इसका गलत आंसर मार्क किया। अबे तुझे मैं देख रहा हूँ यार, लेक्चर में और वो आंसर गलत इसीलिए मार्क किया क्योंकि आप में से 72% लोगों ने इसको गूगल नहीं किया। आंसर देख के ही लग रहा था हाँ ये तो सही आंसर है, इसे मार्क कर देते, राइट। एक्चुअली करेक्ट आंसर ये था, कार्बन। सो जिनको नहीं पता इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। केमिस्ट्री में, इवन जनरल हम जब बात करते हैं, हर एक एलिमेंट्स का अपना अपना रोल है साइंस में, राइट। जो भी लिविंग चीज़ें होती हैं, भले ही वो पेड़ पौधे हों, इंसान हो, या कोई भी एनिमल हो, जहाँ पे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे कार्बन होना जरूरी है। कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, राइट। जिसकी वजह से कार्बन को हम कहते हैं कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ लाइफ। जीवित चीज़ों में तो जीवन का सबसे बड़ा तत्व है, उसको हम कार्बन कहते हैं, दैट इज कार्बन। इसी वजह से अगर आप पूरी केमिस्ट्री को देखते हो, जितने भी केमिस्ट्री को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें तो हम रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, बट ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे नहीं पता आप में से कितने साइंस के स्टूडेंट्स हो जिसे ये चीज़ पता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को पढ़ते हैं, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दुनिया भर के सारे कंपाउंड को पढ़ते हैं जो इसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन को छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ते हैं। सो कैन यू सी द डिफरेंस? केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांच है स्टडी ऑफ कार्बन। क्यों कार्बन? क्योंकि कार्बन लाइफ लेके आता है। आप और मैं जिंदा हैं क्योंकि हमारे अंदर कार्बन, राइट। एंड लास्ट इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन, राइट। सिंपली इस इक्वेशन को देखते हैं, नहीं इक्वेशन एज इट इज लिख दी, मेरे पास आंसर आ गया। मुझे नहीं दिमाग लगाना था, राइट। सी, दिमाग नहीं लगाने का मतलब क्या था यहाँ पे? दिमाग नहीं लगाने का मतलब ये था, ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोगों को मैथ्स आती है एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट, राइट। बट आप में से बहुत से लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती की है। सो आई जस्ट टेल यू द रिस्पॉन्सेस।
जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये आखिरी क्वेश्चन है। आप में से बहुत से लोगों ने इसका आंसर देखो किस टाइप के आंसर्स दिए हुए हैं। किसी ने 1 दिया है, किसी ने 0 आंसर दिया हुआ है, किसी ने आंसर देखो अलग, हर एक का अपना अपना आंसर अलग आ रहा है। किसी ने आंसर 2 निकाला है, किसी ने 3 निकाला है, किसी ने 13 निकाला है, किसी ने 6/7 निकाला है। अब जिसने 6/7 या 9.42 निकाला है या 10, जो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं वो अलग अलग आंसर्स इसलिए आ रहे हैं कि आप में से बहुत से लोगों को लगा कि ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, इसको गूगल क्या करें, इसे सर्च कॉपी मतलब सिंपली इसका आंसर दे देते हैं। एंड यही आपको नहीं करना था। एंड वो आंसर, इसका आंसर 5 क्यों है वो भी पता चल जाएगा। इधर आप ध्यान से इस इक्वेशन को इधर देखो, 5 के ऊपर उसने बता रखा है, उसने ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। ब्रैकेट्स लगाते ही उसने बताया सबसे पहले डिवीजन ऑपरेटर होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद प्लस एंड माइनस होता है। तो एग्जैक्टली जो हो रहा है सर वो बॉड मास का रूल अप्लाई होगा वर्ड वहाँ पे। मास का हाँ, रूल के हमेशा मैथ्स में अनुसार। वही यूज होता है, वो हमेशा वही रूल अप्लाई होता है। सो बॉड मैथ्स के रूल को ही से ही आप solve बट सर करोगे। उस क्वेश्चन इसी में, एक्सक्यूज मी सर, सर वो क्वेश्चन में तो हाँ बताओ। ब्रैकेट्स नहीं शो कर रहा था ना उसमें तो। ब्रैकेट वो शो नहीं करता, कभी भी नहीं करता, तभी तो हमें ये रूल्स चाहिए होते हैं। जब हमारे पास सारे क्वेश्चंस एक साथ इतनी सारी सिंबल्स हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड है, तो इसे किस ऑर्डर में सॉल्व करें, पहले प्लस करूं या पहले माइनस करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं या पहले डिवाइड करूं, यही तो रूल्स हमें बताते हैं मैथ्स के रूल्स। जैसे कि बॉड मैथ्स का जो रूल है वो यही बताता है कि जब सारे इस टाइप की इक्वेशंस हो तो किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में उन्हें सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट्स नहीं थे, बट ये ब्रैकेट्स एक्चुअली बता रहे हैं कि सीक्वेंस में उन्हें सॉल्व किया गया और क्या सही तरीका है उन्हें सॉल्व करने का। सो आप में से अगर किसी ने ये काम किया है, 10 में से पहले -4 करके 6 निकाल लिया, 6 को डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आया 3, 3 को मल्टीप्लाई किया बाय दूसरा 3 तो आ गया 9, 9 + 1 किया 10। और आप में से बहुत से लोगों ने 10 आंसर दिया हुआ है। ये देखो 7 लोगों ने 10 आंसर दिया है क्योंकि आपने सॉल्व किया उसे और गलत तरीके से सॉल्व किया। आपने लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया। मैथ्स में कभी भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व नहीं होता। मैथ्स में रूल्स डिसाइड करते हैं कि किस सीक्वेंस में वो सॉल्व होगा। सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। एक्चुअली अगर ध्यान से और थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साथ में कर सकते हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, So sir. yeah, the assignment. The assignment was purely and purely just आपको गूगल करवाने के लिए, क्योंकि आप लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स हो। जितना अच्छा इंटरनेट पे आपको रिसर्च करना, ढूंढना आता है चीजों को, दैट इज गुड फॉर यू, उतना ही अच्छा है। एंड दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डेवलप। और जान के मैंने क्वेश्चंस जो उठाए थे वो आपके सिलेबस के बाहर के उठाए थे, संस्कृत से रिलेटेड कुछ नहीं उठाया, इवन मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ नहीं उठाया, क्योंकि मेरा पर्पस आपसे पढ़ाई करवाना नहीं था, मेरा पर्पस था इंटरनेट से सिंपली आपको चीजों को सर्च करवाना और ऐसी चीज आपके सामने रखना जिसके लिए मजबूरी पड़े आपको इंटरनेट से सर्च करने की। जैसे कि अगर ये जापानीज कांजी की बात करूं तो आपको यही नहीं पता होगा जापानीज भाषा की कांजी का मतलब क्या होता है। तो जब ज्यादातर लोगों को नहीं पता तो वो डेफिनेटली इंटरनेट पे सर्च करेंगे और यही इस असाइनमेंट का मोटिवेशन था। राइट। एंड आई डिडंट केयर अबाउट कि आपने कितना सही किया या कितना गलत किया, इसीलिए मैंने, आप देख सकते हो इसके पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी 0 कर रखे थे। किसी क्वेश्चन का कोई पॉइंट नहीं था, मार्क्स नहीं थे, इसलिए मैंने, आप लोगों ने जिसको भी असाइनमेंट मिला होगा आपने देखा होगा आपके कोई मार्क्स नहीं आए थे वहां पे। यस सर। नो सर नहीं आए थे। Right, so yeah, so this is what we mean by practice assignments. And future maybe we'll have some different practice assignments, different topics को different चीजों को focus करने के लिए। and आप लोगों से request सिर्फ यही होगी कि please इन assignments को enjoy करते हुए मजे में खेल की तरह से करोगे, it would be very easy for you and you'll learn something. meanwhile उसको सही तरीका क्या था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि आपको कैसे क्विकली आप इन क्वेश्चंस को आंसर दे सकते थे। ओके, विद दैट लेट मी जस्ट क्लोज दिस लिंक और आ जाते हैं अब अपनी पढ़ाई पे। राइट, सो या मैं लेक्चर 2 पे था आपके साथ और लेक्चर 2 को मैं एंड कर रहा था, लास्ट की कुछ स्लाइड्स आपके साथ बची हुई थी। सो यस, सो लेट मी कम टू दोज एंड ओके।
तो मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मीनवाइल असाइनमेंट से लेके कुछ भी इशू डाउट किसी का भी? नो सर। एंड एक और चीज, आप में से सभी से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे असाइनमेंट्स को जब दिया जाए तो उसे अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना कि करेंगे तो अटेंडेंस मिलेगी। अटेंडेंस अगर आपको असाइनमेंट नहीं भी करोगे तब भी मैं दे दूंगा, बिकॉज पर्पस मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप इंजॉय जब तक करोगे, और इंजॉय तब तक कर सकते हो जब पीछे कोई तलवार नहीं लटक रही, ना ही मार्क्स की, ना ही अटेंडेंस की, ना ही किसी और चीज की। राइट? ओके। सो यस, हमने लास्ट क्लास में इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। ये कुछ कपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। कोई डाउट अभी तक इसमें? नो सर। नो सर। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट नहीं है, कोई चीज रिपीट नहीं करवानी? दैट्स स्ट्रेंज। सी, में किसी के पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज छुपाना मत, डिस्कस करना। हमने आउटपुट डिवाइसेस को भी डिस्कस कर लिया था, हमने मेमोरी की हायरार्की को भी डिस्कस कर लिया था। राइट, मेमोरी हायरार्की में भी कोई डाउट नहीं है? सर इसको एक बार और बता दीजिए प्लीज। ओके, सो शॉर्ट में बता रहा हूँ। दो टाइप की मेमोरीज हमें चाहिए होती है, दो कैटेगरी की मेमोरी चाहिए होती है। एक मेमोरी वो जिससे हम चीज़ों को बहुत इजीली कंप्यूटर में ढूंढ सके, मींस ऐसी फास्ट मेमोरी जो हमें चीज़ों को ढूंढने के लिए बहुत कम टाइम ले। और दूसरी एक ऐसी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सके। तो हमें दोनों टाइप की दो मेमोरीज हम रखते हैं। अब इस हायरार्की में हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। एक्चुअली जो स्लो मेमोरी हो, और ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि जितनी मेमोरी बड़ी होगी उसमें ढूंढने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। सो आप देख सकते हो इस पूरे पिरामिड को देखो, स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ रही है और कैपेसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है। वो जो दो एरोज हैं वो बता रहे हैं आपको। पर ये कैसे हो पाता है, वो कैसे कॉन्सेप्ट आता है वॉलेटिलिटी का। सो हम कुछ ऐसे हार्डवेयर यूज करते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल हार्डवेयर बहुत ज्यादा स्पीड देते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, जब तक वहाँ पे पावर सप्लाई है, जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तब तक वो डेटा को सेव करके रखेंगे। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, वो डेटा को लूज कर देते हैं। बट ऑफ कोर्स अब आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ बेकार चीज है। बेकार इसलिए है क्योंकि ये तो जैसे लाइट बंद होगी, मतलब हम अपने लैपटॉप को, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा सारा डेटा उड़ जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि हम इसे एक्चुअली डेटा को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल ही नहीं करते इसको, वोलेटाइल मेमोरीज को। हम इसको यूज करते हैं चीजों को फास्ट ढूंढने के लिए, राइट? जबकि एक्चुअल स्टोरेज के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरीज यूज होती हैं। वैसी मेमोरी जो थोड़ी स्लो है, बड़ी है, और इवन इफ जब पावर बंद हो जाएगा, मींस आप फोन स्विच ऑफ कर दोगे, लैपटॉप को बंद कर दोगे, तभी भी उसके अंदर डेटा आपका सेव रहेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये 5 टाइप की मेमोरीज का मैंने नाम लिखा हुआ है, जिसमें से ऊपर की 3 रजिस्टर, कैश और रैम, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, और नीचे की 2 नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल स्टोरेज। इन पांचों में से भी 2 चीजों पे मेरा खास फोकस रहेगा, वो है बीच की दोनों वैल्यूज, एक है रैम और एक है हार्ड डिस्क। रैम वॉलेटाइल है और हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल है, और ये दोनों मेमोरीज हर कंप्यूटर में होती है, भले वो आपका मोबाइल हो, आपका वॉच हो, या आपकी लैपटॉप हो, या किसी भी डिवाइस में। और इन दोनों को हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है रैम और सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। अब इसी में से अगर मैं दोनों का डिफरेंस आपसे पूछूं तो सबसे देखो, इसी डायग्राम से आपको सारे डिफरेंस मिलेंगे। सबसे पहले स्पीड का डिफरेंस, स्पीड कहाँ है? ऊपर की तरफ एरो है, मींस रैम की स्पीड ज्यादा है और हार्ड डिस्क की स्पीड कम है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? कैपेसिटी नीचे की तरफ एरो है, मींस रैम की कैपेसिटी कम है और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज्यादा है। दो डिफरेंस तो यही मिल गए। तीसरा, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब जब तक पावर है तब तक उसको उसमें डेटा सेव होगा, जैसे ही पावर चली जाएगी डेटा लूज हो जाएगा। जबकि हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल है, मींस पावर की एब्सेंस में भी वो डेटा को सेव कर पाता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर है। चौथा, अब ये 3 पॉइंट्स तो ये डायग्राम से बहुत क्लियरली दिख रहे थे, अब थोड़े 1-2 पॉइंट्स आपके थोड़े से कॉमन सेंस से निकलेंगे। सबसे पहले चीपर और एक्सपेंसिव का फंडा देखते हैं। चीपर का फायदा क्या है? देखो, जो चीज चीप कौन सी होती है? जनरली हम बात करते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वांटिटी की चीजें हमेशा चीप होती है, मतलब अगर मैं आप ये लेकर चलो, बल्क में जब चीजें लेते हो तो वो डेफिनेटली आपको चीपर पड़ती है। इन द वेरी सिमिलर वे सेकेंडरी मेमोरी कंपैरेटिवली चीपर है, क्योंकि वो इतनी हाई क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती जितनी प्राइमरी मेमोरी देती है। इनके एग्जांपल्स रैम एंड हार्ड डिस्क हैं। एक और चीज जो बहुत, इसमें मैंने शायद पॉइंट मेंशन नहीं किया, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्या है।
सेकेंडरी मेमोरी का यूज है जो भी फाइल्स, जो भी डेटा आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, आप स्टोर करके रख सकते हो और वो परमानेंटली उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी यूज होती है जब भी कोई भी प्रोग्राम्स आप चलाते हो, आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चले, आपका लैपटॉप बहुत फास्ट चले, मोबाइल बहुत फास्ट चले, वो हैंग ना करे। फास्ट चलने का मतलब है चीजें तुरंत तुरंत ढूंढ सके। वो मींस जो भी प्रोग्राम्स आप चलाते हो वो सारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर चलते हैं, राइट। So this was the difference between primary and secondary memory. Take a minute, एक बार इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो और बताओ कुछ कोई पॉइंट आप चाहते हो मैं रिपीट करूं तो। और इस डिफरेंस के पॉइंट, इस चीज को देखो, अगर ये मैंने डिफरेंस लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, सिंपली लिखा है फास्टर स्लोअर। ये सफिशिएंट है आपको डिफरेंस हाईलाइट करने के लिए। मुझे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, दूसरी साइड लिखता है सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। सो इवन इन एग्जामिनेशन अगर आप इस तरह से लिखते हो, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखते बट टू द पॉइंट लिखते हो, दिस इज बेटर। आपसे मतलब इट इज बेटर कि आप इस तरह से लिखो। सर स्मॉलर लाइक Size, स्पेस size, हाँ, साइज yeah, space, storage space, yes, size of the memory. सर ये मोबाइल में कभी कभी होता है क्लियर कैश, ये वाला ऑप्शन जो आता हाँ, है राइट। वो क्यों होता है? वो देखो इधर एक कैश मेमोरी है ऊपर, अभी रैम के अंदर, रैम के ऊपर, राइट। ये कैश मेमोरी भी यूज होती है। सो अभी एक्चुअली मैंने कैश के बारे में बताया नहीं था, बट एज यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन सो आई विल सॉल्व योर आंसर। कैश एक्चुअली क्या करता है, वो रैम से भी फास्टर, छोटी और उससे फास्टर यूज होती है। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जस्ट एनालॉजी समझाने के लिए कि लेट्स से आपको पैसे चाहिए, तो आप कुछ हार्ड डिस्क को ऐसे समझ लो कि आपने हार्ड डिस्क इज लाइक काइंड ऑफ योर आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपने कुछ पैसे डाले हुए हैं, राइट। उसमें से कुछ पैसे आप उसमें से बैंक अकाउंट में से निकाल के अपने घर के अंदर ले आते हो, अलमारी में रख देते हो, राइट, कि इसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। अब क्यों लेके आते हो? क्योंकि फास्टर है। फास्टर का मतलब क्या है कि जब अगर मान लो आपके घर पे कोई आता है और डिलीवरी देने के लिए आपको तुझे पैसे देने हैं, या किसी के शॉप पे आप जाते हो, तो आप हर बार बैंक जाके पैसे निकलवा के नहीं ला सकते। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो आप क्या करते हो, कुछ पैसे अपने पास लग के रख लेते हो टू मेक इट फास्टर। ऑफ कोर्स फास्टर तो हो गया, बट सेकेंडली उसकी कैपेसिटी कम है, मीन्स सारा पैसा आप उठा के नहीं लाते, उसमें से थोड़ा ही पैसा लेके आते हो, राइट। सो अगर हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप सिर्फ अकाउंट घर के अलमारी में 10-15 हजार लोग लाके लेके आए हो, बट स्टिल आप उसे अलमारी के अंदर रख रहे हो। कैश को आप समझ सकते हो काइंड ऑफ आपके वॉलेट के अंदर आपने चीजें रखी हुई है। तो आपने उसमें 10,000 में से 2,000 रुपए अपने वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं। वॉलेट और फास्ट है और कम पैसा है बट और फास्ट है। मींस अगर आपके घर पे डिलीवरी मैन आता है और वो कहता है ये लो 500 रुपए का आपका बिल है, तो आप अगर आपके जेब में पैसे हैं, वॉलेट के अंदर पैसे हैं, तो आप तुरंत हाथ के हाथ दे सकते हो, मेकिंग इट फास्टर। वहीं अगर अलमारी से लेने जाओगे वो और ज्यादा स्लोअर है। मीन्स आप अंदर जाओगे, अलमारी खोलोगे, पैसे निकालोगे, फिर लाके दोगे। तो कैश इज लाइक अ फास्टर रैम, छोटा और फास्टर रैम, राइट। तो जब आपके फोन के अंदर चीजें स्पीड अप हो रही होती है, तो कैश के अंदर भी कुछ कुछ मेमोरीज होती है। बहुत बार क्या होता है, कैश के अंदर जब आपको क्लियर करते हो कैश, तो अब वो कैश खाली हो गया। कैश खाली होना मींस अब वो दोबारा कैश बिल्डअप होगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपका कंप्यूटर का स्पीड फास्ट हो जाती है अगर कैश को आप एक बार क्लियर करके दोबारा अपने कैश को बिल्ड करते हो। ओके सर। सर तो कैश को क्लियर करने से कुछ भी मेमोरी का ऐसा मतलब लॉस नहीं होता है? नहीं नहीं, क्योंकि वह तो वैसे ही वॉलेटाइल मेमोरी थी। अब जब क्लियर एक्चुअल स्टोरेज तो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर ही है। यस सर। कैश क्लियर हो जाए, रैम क्लियर हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो क्या होता है मोबाइल में? दोबारा बोलो प्लीज, आपके पास रजिस्टर्स भी होते हैं मोबाइल में? हाँ, रजिस्टर्स हर जगह होते हैं।
तो इसका तो कुछ ऑप्शन नहीं आता, जैसे क्लियर कैश आता है तो वैसे हाँ, क्योंकि रजिस्टर का तो रजिस्टर्स नहीं आपके आता। कंट्रोल में नहीं होते, रजिस्टर्स आपके कंट्रोल के लिए नहीं है। रजिस्टर का ओके। पर्पस होता है जहाँ पे इंटरनली मतलब कंप्यूटर जब कैलकुलेशंस कर रहा होता है, जो प्रोसेसर्स होते हैं वो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, तो उन्हें अपनी जगह चाहिए। मींस अगर आपने कंप्यूटर को कहा है मान लो 21 into 10 करो, या 21 into let's say 11 करो, तो कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बनेंगे, जैसे आप भी स्कूल में करते थे। याद करो, अगर मैं आपको कहूंगा 105 को मल्टीप्लाई करो 231 से, तो आप वो जैसे छोटे बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो 105 लिखते हैं, फिर 231 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटरमीडिएट कुछ कुछ स्टेप्स बनते हैं, फिर उन सबको ऐड करके फिर आंसर देते हैं, राइट। तो फाइनल आंसर्स के बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट स्टेप्स को रखने के लिए रजिस्टर्स यूज होते हैं। वो आपके कंट्रोल में कभी नहीं है, आप उसे क्लियर नहीं कर सकते, आप उन्हें चीजें सेव भी नहीं कर सकते एज यूजर्स। हाँ, अगर आप प्रोग्रामर हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर, तब आप इन रजिस्टर्स को यूज कर सकते हो। ओके। तो कंप्यूटर रजिस्टर आप देख रहे हो, बहुत छोटे से रजिस्टर्स हैं जो प्रोसेसर के अपने खुद के रजिस्टर्स हैं, जो वो अपनी कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं और बहुत फास्ट काम करते हैं, राइट। सो यस, ऑलमोस्ट आप लोगों ने मुझसे पूरी हायरार्की ही समझा दी। सो रजिस्टर्स देख सकते हो बहुत छोटे हैं, प्रोसेसर्स और कंप्यूटर उसे यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, आप उसे छेड़खानी नहीं कर सकते, और ये सबसे फास्ट होते हैं। कैश उनसे बड़ा होता है, मींस कैश इज काइंड ऑफ एक छोटा बट फास्टर रैम, राइट। रैम Sir, डिस्कस why we do this automatically? कौन सा ऑटोमेटिकली? RAM, primary or if tools, this like tools, we are आपके not choice. We are use बैकग्राउंड पे register. से बहुत वॉइस आ रहा है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, आपके बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है। थोड़ा सा मतलब एक ऐसी एरिया में जाके प्लीज आप क्वेश्चन पूछो जहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कम हो, तो I'll be able to hear you and I will be able to answer your question. I say हाँ, why we do this options. The tools are automatically used, not choose optional. We use RAM. We use. ओके। सो एक्चुअली ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, मींस कौन सी चीज रैम में सेव होगी, कौन से कैश में सेव होगी, कौन सा रजिस्टर में सेव होगा, ये आपसे नहीं पूछा जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछा जाता रैम के कौन से हिस्से में, या कैश का कौन सा वाला कैश में, या कौन से वाले रजिस्टर में चीजें सेव होगी, ये आपसे नहीं पूछा जाता। रीजन इज नॉर्मल यूजर्स को कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चीजें कहाँ सेव कर रहे हो। उसे ये चाहिए कि जब मैं किसी फाइल को ओपन करूँ वो उसका डेटा मेरे सामने आ जाए। मींस अगर मैंने अपने कंप्यूटर में कि मैंने आज ये पीपीटी खोली, ये पीपीटी मेरे सामने खुल के जाए, मुझे ये चीज दिखने शुरू हो जाए, बस मुझे और कोई लेना देना नहीं है। एक नॉर्मल यूजर को कोई लेना देना नहीं होता। इस वजह से ये चीजें नॉर्मल यूजर से बाहर रखी जाती है। मींस वी डोंट टेल द नॉर्मल यूजर कि एक्चुअली कौन सी मेमोरी यूज हो रही है, बट इंटरनली हम डिसाइड करते हैं कि ऐसा कौन सी मेमोरी में कौन करें, सो दैट ओवरऑल यूजर के लिए कंप्यूटर सबसे फास्ट काम करे। If we want the mobiles or laptop, so we check the RAM and ROM. राइट। सो एक्चुअली जब आप बात करते हो, तब आप परचेज करते वक्त आप रैम और हार्ड डिस्क की बात चेक करते हो कि हाँ कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी रैम है एंड ऑल दैट। बट यस, देयर आर कैशेस, देयर आर रजिस्टर्स, और अगर आप ध्यान से देखोगे रजिस्टर्स आपके कंट्रोल में ज्यादातर नहीं होते, क्योंकि रजिस्टर्स आपके प्रोसेसर, तो आप जब भी मोबाइल खरीदते हो वो आपको बताते हैं कौन सा वाला प्रोसेसर है, राइट। जैसे ही वो आप बता रहे हो कौन सा वाला प्रोसेसर है, तो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है कि उसमें रजिस्टर्स कौन से वाले हैं, राइट। मैंने सिमिलरली कैश की जब बात करते हैं, तो एक्चुअली आई डोंट नो अगर आपने कभी कंप्यूटर असेंबल करवाया है नहीं, या कभी कंप्यूटर को एक्चुअली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डाला है, तो आप कुछ स्पेस एक्चुअली कैश के लिए भी रजिस्टर करके रखते हो। So these are the things that we already have, just that हम नॉर्मल यूजर से इंफॉर्मेशन को दूर रखते हैं। हम उसे बेसिक चीज बताते हैं कि भैया दो टाइप की चीजें हैं, एक है स्पीड और दूसरी है स्टोरेज, और उसके लिए हम उसे बता देते हैं कि हाँ इतनी रैम है जो आपको स्पीड दे रही है, इतनी हार्ड डिस्क है जो आपको स्टोरेज दे रही है, दैट्स ऑल। हम उसे बहुत ज्यादा नहीं चाहते, क्योंकि जनरल जो यूजर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, हम उसे नहीं चाहते वो कंफ्यूज हो। ये बाकी सारे टेक्निकल डिटेल्स कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस अगर आज मैं अपने किसी कंप्यूटर को मतलब मोबाइल को खरीदने जाऊंगा,
मोबाइल वाला जनरली व्हाट ये मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। मैं मोबाइल खरीदने जाऊंगा तो होगा क्या, वो मुझे कहेगा देखो इसमें इतना अच्छा कैमरा है, फ्रंट कैमरा इतना है, बैक कैमरा, और मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि कैमरा गया तुम्हारा भाड़ में, मुझे ये बताओ इसमें चिपसेट कौन सी लगी हुई है। Yes, sir. Gents go my मतलब seller laptop mobile. So now very objective मतलब उसकी सारी चीजें जानते हैं, और हम जाते हैं तो हमें तो बस कैमरा और साधारण चीजें मतलब ऐसे बता देते हैं। सी दैट इज कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इट्स नॉट अबाउट जेंट्स एंड लेडीज, इट इज अबाउट द डिफरेंस, आप कितना इस चीज को जानते हो, समझने की जी हाँ, कोशिश यस करते हो। यस आई एग्री, बट नॉर्मली ये है प्रभावी कि मतलब हम कम हाँ, जानते हैं। दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस, मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट एक्चुअली शुड बी देयर। मतलब मैं हर बार अपने एक्चुअली जब मेरे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास चल रही है, पर जब एक्चुअली क्लास में होता है तो मैं बच्चों से पूछता हूँ अपना मोबाइल दिखाना, वो अपना क्लास में दिखाते हैं और मैं कहता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन बताओ। और बहुत से लोगों को नहीं पता होती अपनी मोबाइल की खुद की स्पेसिफिकेशंस, एंड देन आई टेल देम कि जिस चीज को आप यूज कर रहे हो आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यू आर like losing some major information, and this is what you should know. I feel losing, but sir, I not read computer system, not know computer course, so I नहीं, don't know. दैट इज फाइन, मतलब हम देखो बहुत ज्यादा डिटेल और टेक्निकलिटीज में ऑफ कोर्स नहीं आता, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट ऑल आई एम टेलिंग यू इज हमें बेसिक पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, बट मुझे एटलीस्ट पता है कि मेरी गाड़ी जो है या मेरी बाइक है उसमें उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, एटलीस्ट मुझे, मैं ज्यादा नहीं कहूँ तो एटलीस्ट मुझे पता होने चाहिए कि उसके अंदर इंजन कौन सा है, राइट, आई एम सपोज टू नो उसकी माइलेज क्या है, आई नीड टू नो कि एक्चुअली मुझे इवन बेसिक थिंग्स लाइक उसकी सर्विसिंग कैसे हो, कब करवानी है, वगैरह वगैरह बेसिक चीजें। बहुत ज्यादा हाई फाई डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं नहीं कह रहा कि उसका कार्बोरेटर कैसे काम कर रहा है, ये आपको टेक्निकल डिटेल्स होनी चाहिए, बट यस बेसिक यू शुड नो अबाउट द थिंग्स दैट इज अराउंड यू, and it is not just in computer science field, in every field you should know the basics, Yes. and मतलब ये सभी को मैं कहता हूँ, बी इट बॉयज बी इट गर्ल्स, हर चीज की आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। आई मीन इवन बॉयज के केस में बहुत सिंपल सी चीज होती है, उन्हें नहीं पता होता फ्राइड, डीप फ्राइड, रोस्टेड एंड बॉइल्ड में क्या डिफरेंस है, बहुतों को नहीं पता, तो दैट इज ऑल्सो ए वीकनेस। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो वहां पे लिखा हुआ कि इट इज रोस्टेड, तो आपको पता होना चाहिए रोस्टेड वर्सेस फ्राइड में क्या डिफरेंस है, which is Yes. so it is all about, बहुत बार चीजें हम लोग कुछ चीजों को इग्नोर करते हैं और कुछ चीजों को वी टेक इट, सो इट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न एटलीस्ट द बेसिक थिंग्स जो हमारे अराउंड चल रही है। बट यस, कमिंग बैक टू दिस, एक और बहुत स्पेशल टाइप की मेमोरी है जिसे रोम कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, इस पूरी मेमोरी हायरार्की में मैंने रोम को कहीं नहीं मेंशन किया। क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मेमोरी नहीं है, इसको हम स्टोर करने के लिए या चीजों को सेव करने के लिए नहीं यूज करते, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो मैं रोम को कंपेयर कर रहा हूँ रैम के साथ और फिर समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, राइट? सो मैं रोम वाली साइड पढ़ रहा हूँ, रैम तो मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, राइट? सो रोम इज रीड ओनली मेमोरी। नाम क्या कह रहा है कि यू आर जस्ट सपोज टू रीड इट, मींस आप इसमें से चीजें को पढ़ सकते हो, बट आप इस चीजों को लिख नहीं सकते इसके अंदर, मींस आप इस मेमोरी को सेव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें से जो सेव्ड है, जो चीज लिखी हुई है, सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हो, दैट इज द थिंग, राइट? ये मेमोरी ना ही प्राइमरी है ना ही सेकेंडरी है, राइट? अच्छा, जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट एक सेकंड दो मुझे, आई विल बी बैक।
या सॉरी फॉर दैट, आई एम बैक। या सो ना ही ये प्राइमरी है ना ही सेकेंडरी है। इसका मतलब क्या है, ना ही हम इसे स्टोरेज के लिए यूज ही नहीं कर रहे, प्राइमरी मेमोरी भी नहीं गिनते हम इसे, सेकेंडरी मेमोरी भी नहीं यूज करते, हम स्टोरेज के लिए यूज ही नहीं करते इसको। सो अब जब ये स्टोरेज के लिए यूज नहीं हो रही तो एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, क्यों है ये मेमोरी? सो इसका पर्पस है बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? सो एनीवन ऑफ यू नो बूटिंग के लिए क्या होता है? बूटिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट वो सर अंदर जाके प्रोसेस सर, यस, स्टार्ट प्रोसेस। एग्जैक्टली। सो जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो, सो पहले लैपटॉप के केस में आपके पास ऊपर एक पावर का बटन होता है, पावर का बटन ऑन करते हो तो धीरे से आपका पूरा लैपटॉप ऑन हो जाता है, आपके सामने स्क्रीन आ जाती है यूजर नेम पासवर्ड भरने के लिए। सिमिलरली मोबाइल में भी जब आप उसका बटन है, जब उसे प्रेस करके उसे ऑन करते हो तो थोड़ी देर बाद वो स्टार्ट होने के बाद आपके पास लॉक स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल लॉग इन कर सकते हो। सो ये जो पूरा प्रोसेस था कि आपने तो एक बटन दबाया, वहां से आपका पूरा कंप्यूटर ऑन हो गया, इस चीज को, इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। बूटिंग मींस कंप्यूटर को स्टार्ट करने का तरीका या प्रोसेस पूरा। रोम में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाए, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो एक्चुअली आपके सामने वर्किंग कंडीशन में कैसे आता है, ये इंफॉर्मेशन रोम के अंदर होती है। इसीलिए आपको इसे छेड़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर आपने इसने गलती से छेड़ के कुछ गड़बड़ कर दी तो आपका कंप्यूटर अब कभी चालू ही नहीं हो पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको रीड ओनली बनाते हैं। मींस आप इसे पढ़ सकते हो, मींस हर बार आपको कंप्यूटर ऑन करने के लिए से पहले कंप्यूटर इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के देख समझता है कि उसे कैसे ऑन करना है, बट ये इनकी इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को बदल नहीं सकता। एटलीस्ट जो नॉर्मल यूजर्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट दे डू दिस, दे नो हाउ टू डू दिस। इनफैक्ट वो आप लोगों के लिए रोम को प्रोग्राम भी करते हैं। एंड इसी वजह से रीयूजेबल मींस आज इसमें कुछ लिखा हुआ है कल कुछ और लिख देंगे, वो काम रोम के साथ जनरली नहीं करते, आम इंसान उसे नहीं यूज करता उस काम के लिए। इज इट फाइन? तो रोम पर्पस क्लियर है? रोम एक्चुअली क्या है, एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है, जिसे ना ही मैं प्राइमरी कहूंगा ना ही सेकेंडरी मेमोरी कहूंगा। इसमें वो स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कैसे उसे ऑन करना है, ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव्ड है। तो इश्यूज, कोई डाउट? नो सर। So it's not even a normal traditional memory. इसका पर्पस नॉर्मल स्टोरेज के लिए यूज ही नहीं होता, इसी वजह से इसको हमने मेमोरी हायरार्की में इसे कहीं नहीं दिखाया। राइट? सो या कमिंग बैक टू द मेमोरी हायरार्की, मैंने पूरी मेमोरी हायरार्की आपके साथ डिस्कस कर दी। रजिस्टर्स आपको बता दिया क्योंकि आपने पूछा था, कैश आपने पूछा तो मैंने बता दिया, रैम एंड हार्ड डिस्क को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक बार सिंपली आपको एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में भी बात कर देता हूँ। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड, जो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज थी, हम उसको जनरली कहते हैं ये परमानेंट स्टोरेज है। और परमानेंट स्टोरेज हमारी दो कैटेगरीज में आती है, एक है सेकेंडरी स्टोरेज और एक है एक्सटर्नल स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क, हम इसे सेव करते हैं, बट इसके अलावा जो एक्सटर्नल स्टोरेज है वो सारे डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर से बाहर डेटा सेव करने के लिए या लाने ले जाने के लिए जिन्हें यूज करते हैं। मींस सबसे पहले जैसे कि यूएसबी ड्राइव, जैसे आप पेन ड्राइव कहते हो, पेन ड्राइव एक्चुअली आपके कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, कंप्यूटर से बाहर है। राइट? सो एक ऐसा स्टोरेज है जो कंप्यूटर से बाहर है, एक्सटर्नल मींस बाहरी है। सो एक बाहर आपके पास पूरा स्टोरेज दिया हुआ है जिसमें आप डेटा सेव भी कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है। सीडी डीवीडीज आपने देखा होगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है, कुछ नहीं, बड़ी सी हार्ड डिस्क है जिसको आप एक्चुअली उसके साथ अपना उसका प्रोटेक्टिव केस और लाइक आपके पास केबल है, यूएसबी केबल, जिसके थ्रू आप उसे यूज कर रहे हो। मेमोरी कार्ड आप फोन में यूज करते ही हो, आप मेमोरी कार्ड को अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, एक फोन से दूसरे फोन में लगा सकते हो। So this is kind of an external storage and cloud storage. Cloud storage is nothing but the storage जो हम यूज करते हैं फॉर, मतलब इंटरनेट पे जब चीजों को सेव करते हैं, चीजें इंटरनेट पे सेव करते हैं, तो देन वी कॉल इट एज अ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड का मतलब बादल नहीं है, राइट? सो नॉर्मल जो बादल आप आसमान में देखते हैं उसका मतलब क्लाउड नहीं है ये ध्यान रखना। सो क्लाउड स्टोरेज अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप ये कहते हो कभी भी जब इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सेव हो रही है, दैट इज क्लाउड स्टोरेज। मींस यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो सेव कर रखी है, वो क्लाउड स्टोरेज पे है। अगर मेरी गूगल ड्राइव पे सेव हो रखी है, वो क्लाउड स्टोरेज पे है। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी जो आप स्टोर करते हो वो
दिस वी कॉल एज क्लाउड स्टोरेज। सो अगर मैंने आपको ईमेल भेजा है और वो ईमेल आपके इनबॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है तो वो एक्चुअली वो क्लाउड स्टोरेज पे है। and this is considered to be one of the best क्वालिटी स्टोरेज, सबसे बेस्ट क्वालिटी स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज है। रीजन क्या है कि मुझे मेरा डेटा कभी भी मिल जाएगा। मींस अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपना सिस्टम मतलब क्लाउड पे कुछ डेटा सेव किया हुआ है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मेरी पेन ड्राइव खराब हो गई, मेरी मेमोरी कार्ड खराब हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो नया सिस्टम उठाऊंगा, फटाफट लॉग इन करूंगा और क्लाउड से सब कुछ डेटा अपना डाउनलोड कर लूंगा। राइट, सबको चिंता नहीं करनी। पेन ड्राइव में डेटा रखते हुए आपको चिंता करनी है, पेन ड्राइव खराब हो गई तो क्या होगा, पेन ड्राइव खो गई तो क्या होगा। क्लाउड के केस में आपको ये टेंशन नहीं है। इज इट फाइन? सो दैट इज व्हाट मेक्स दिस स्टोरेज अ वेरी गुड स्टोरेज। अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो सारे डिवाइसेस जो सीपीयू के अंदर होते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से कुछ कंपोनेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ। रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारे सीपीयू के अंदर ही होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीपीयू के अंदर है बट ये नॉर्मल स्टोरेज के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए काम नहीं आ रही, कुछ उनका अलग पर्पस है। विल डिस्कस दीज डिवाइसेस एंड उसके बाद आई विल क्विकली डिस्कस विथ यू अदर डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस जो सीपीयू के बाहर है या हो सकता है सीपीयू के अंदर भी होती हैं उनमें से कुछ डिवाइसेस, बट जिनका कुछ एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस है। राइट, सो विल डिस्कस दीज डिवाइसेस विथ यू इन द नेक्स्ट क्लास। मीनवाइल इस क्लास में कोई भी डाउट या कोई इशू हो तो मुझे आप बता सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, नो सर। सो सर हाँ बताओ। सर जो ये क्लाउड स्टोरेज है वो एक्चुअली में स्टोर होता कहाँ पे सो है? ओके, वी हैव डेडिकेटेड सर्वर्स, जिसे हम कहते हैं गूगल का अपना सर्वर है और वो एक नहीं मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो मल्टीपल कॉपीज मेंटेन करके रखी जाती है अलग अलग जगह पे। ओके सर। राइट, सो बेस्ट पार्ट यही है कि कहीं पे भी किसी का सर्वर खराब भी हो गया तो उसकी कॉपीज हैं। और ओके, सो या विद दैट मैं आज की क्लास को एंड कर रहा हूँ। कपल ऑफ थिंग्स टू से, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कल और परसों मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आई हैव बीन असाइंड सर्टेन ड्यूटीज। कल एक ड्यूटी है मेरी बिकॉज यूजीसी की तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमें साइबर जागरूकता दिवस मनाना होता है हर मंथ के पहले वेडनेसडे को। सो कल उसमें आई विल बी बिजी है। स्पेशल एग्जाम्स चल रहे हैं, उसकी इन्विजिलेशन ड्यूटी में आई विल बी द इन्विजिलेटर, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। राइट, मीनवाइल वीकेंड पे जो हमारा काम होगा उसके लिए मैं आपको आई विल कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड फॉर ऑन योर ग्रुप। राइट, बाकी कोई भी इशू है, कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो मैसेज पे। एक रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली सीधा कॉल मत करना बिकॉज सी बहुत बार ये होता है कि कोई और क्लास चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, आई विल बी बिजी एंड मे नॉट बी एबल टू पिक योर कॉल। व्हाट मैसेज के केस में द बेस्ट पार्ट इज जब भी आपने मैसेज किया, हो सकता है मैं उस वक्त बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं फ्री होऊंगा आई विल रीड योर मैसेज एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू। Is it fine? Sure, sir. Yes, sir. Yeah, sure. Thank you, sir. And meanwhile, you, sir. you can leave the class और attendance link मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। Thank you, sir. Namaste. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.